हेलो फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों से संबंधित जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं एग्ज़ामों में, उसमें से कुछ क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। तो चाहे किसी भी प्रकार का आपातकाल हो, उस दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। हमारे भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों के लिए संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है और इसके तहत कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं भारत के नागरिकों को। और इसी में से एक मूल अधिकार होता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार इसी में से एक मूल अधिकार है और इसके तहत कुल 4 आर्टिकल दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के आर्टिकल नंबर 22 तक ये स्वतंत्रता के अधिकार हैं जो कि मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। और इसी का जो अनुच्छेद 20 है, इसमें सजा के संबंध में कुछ संरक्षण प्रदान किए गए हैं, अर्थात आपने जितनी मात्रा में अपराध किया है उसी के अनुपात में आपको सजा मिलनी चाहिए, ऐसा अनुच्छेद 20 के अंतर्गत लिखा गया है। और इसी का जो अनुच्छेद 21 है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 21 के तहत। और ये दोनों के दोनों जो अनुच्छेद हैं, ये किसी भी स्थिति में, चाहे किसी भी प्रकार का आपातकाल लगा हो देश में, इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है सरकार के द्वारा। बाकी के जितने भी मूल अधिकार हैं उस पर सरकार डिसीजन ले सकती है कि वो नागरिकों को देना है आपातकाल की स्थिति में या नहीं देना है, उस पर सरकार डिसीजन ले सकती है। लेकिन ये दोनों के दोनों जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद 20 और 21, ये हमेशा लागू रहेंगे, इसको सरकार भी ख़त्म नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 21A है यह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। जो अनुच्छेद 21A है, इसमें लिखा गया है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, ऐसा अनुच्छेद 21A के तहत लिखा गया है। हम लोगों का जब संविधान बन करके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, तब ये प्रावधान जो है संविधान में नहीं किया गया था। अनुच्छेद 21 जो है वो इसमें शामिल नहीं था। इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 ईस्वी के द्वारा इसको जोड़ा गया था। 2002 ईस्वी में एक 86वां संविधान संशोधन हुआ और इसी के तहत अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था। और इसी के तहत 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के भारतवर्ष के अंदर जितने भी बच्चे हैं सबको शिक्षा का अधिकार दिया गया। और इसी के तहत 2009 ईस्वी में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी बनाया गया था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है? तो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 17 है ये अस्पृश्यता को ख़त्म करने की बात करता है, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। हमारे संविधान का जो भाग 3 है, इसके अंतर्गत भारत के नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं और इसी में एक मूल अधिकार दिया गया है समानता का अधिकार। और समानता के अधिकार के अंतर्गत कुल 5 अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर के 18 तक। और इसी के अंतर्गत बताया गया है कि हर एक व्यक्ति जो है वो भारत के अंतर्गत वो समान होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है, विभेद किया जाता है उसके साथ में, तो वो कैसे समानता हो सकती है? इसीलिए अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो छुआछूत देश में चल रहा था, इसको ख़त्म कर दिया गया है। अब किसी भी व्यक्ति के साथ आप छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। अगर आप व्यवहार करते हैं तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है। और इसी के अंतर्गत, इसी समानता के अंतर्गत जो अनुच्छेद 14 है, ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो कानून के समक्ष, विधि के समक्ष समान होगा, चाहे वो व्यक्ति किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पद पर हो, हर एक व्यक्ति कानून के सामने जो है वो समान होगा, ऐसा अनुच्छेद 14 के अंतर्गत लिखा गया है। और जो अनुच्छेद 15 है ये भी समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है और इसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप धर्म,
मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 15 के तहत बताया गया है। और इसी के अंतर्गत अनुच्छेद जो 16 है ये कहता है कि किसी भी लोक नियोजन का पद हो, अर्थात कोई भी सरकारी पद हो, उसके लिए सबको समान अवसर दिया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 16 के अंतर्गत बताया गया है। और इसी के अंतर्गत जो अनुच्छेद 18 है इसमें उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों का मतलब कि पहले के जो राजा महाराजा होते थे वो खुद को उपाधि दे दिया करते थे, खुद ही उपाधि धारण कर लिया करते थे, जैसे कि महाराजा धीराज, छत्रपति, ऐसी जो उपाधियां हैं उस समय लोग धारण किया करते थे। इन सारी उपाधियों को ख़त्म कर दिया गया है अनुच्छेद 18 के तहत, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को उपाधि दी जाएगी तो फिर व्यक्ति जो है वो समान कहाँ रह गए, इसीलिए उपाधियों का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 18 के तहत। लेकिन दो चीज़ों में इसका एक्सेप्शन है, एक तो शिक्षा के क्षेत्र में और एक सेना के क्षेत्र में। अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष काम अगर कोई कर रहा है कोई व्यक्ति तो उसको उपाधि दी जा सकती है, और अगर सेना में कोई विशेष कार्य कर रहा है तो उसको भी उपाधि दी जा सकती है। इन दो लोगों को अनुच्छेद 18 के तहत छूट मिली हुई है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है? तो हमारे संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद 137 है इसमें बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो निर्णय दिया है या जो आदेश दिया है वो खुद का उसका रिव्यू कर सकता है। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। और जो ऑप्शन बी में दिया है अनुच्छेद नंबर 134, इसके तहत बताया गया है कि आपराधिक मामले में या फौजदारी मामले में अगर आप हाई कोर्ट से मुकदमा हार जाते हैं तो इसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ऐसी बात अनुच्छेद 134 के अंतर्गत बताई गई है। और ये जो अनुच्छेद 147 है इसमें बताया गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो संविधान की व्याख्या कर सकता है समय समय पर। ऐसा अनुच्छेद 147 के अंतर्गत लिखा गया है। और जो ये अनुच्छेद 120 है इसमें बताया गया है कि संसद, जो हम लोगों की संसद है, इसमें प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होगी, कौन सी होगी, इसके बारे में अनुच्छेद 120 के अंतर्गत बताया गया है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये एक बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक राष्ट्रपति की योग्यताओं, कार्यों और उसके कार्यकाल, चुनाव, पृथक चुनाव की विधि और महाभियोग सहित अन्य का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर के अनुच्छेद नंबर 62 तक में राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए, उसके काम क्या क्या होंगे, उसका कार्यकाल कितना होगा, उसका चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी। ये सारी बातें जो है वो अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 62 तक की गई हैं। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 52 है ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, न कि भारत में कोई राजा और महाराजा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा अनुच्छेद 52 के अंतर्गत बताया गया है। उसके बाद जो अनुच्छेद 53 है ये कहता है कि जो संघ सरकार की कार्यपालिका की शक्ति है, जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अर्थात मंत्रिपरिषद जितना भी काम करेगा वो सारा का सारा काम जो है वो राष्ट्रपति के नाम से होने वाला है। ऐसा अनुच्छेद 53 के अंतर्गत लिखा गया है। और इसका एक महत्वपूर्ण और अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 60। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करना होगा संविधान की। ऐसा अनुच्छेद 60 में बताया गया है। और अनुच्छेद 61 है, इसी में ये बताता है कि राष्ट्रपति जो है अगर संविधान सम्मत काम नहीं करता है तो उसको हटाया जा सकता है, और उसको हटाने की जो प्रक्रिया होगी उसको महाभियोग कहा जाता है। क्या इसको महाभियोग कहा जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया कहा जाता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किया गया है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये किस देश से ली गई है? तो जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये यूएसए से ली गई है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, मूल भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो जब हम लोगों का संविधान बन करके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब संविधान बन करके तैयार हुआ था तो उस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब भारत का संविधान बन करके तैयार हुआ था
तो इसमें कुल 22 भाग थे, इसमें कुल 22 भाग थे और इसमें अनुसूचियों की संख्या जो है वो 8 थी और अनुच्छेद जो हैं, अनुच्छेद इसमें कुल 395 थे। कितने थे? 395 थे। लेकिन हमारे संविधान का एक अनुच्छेद है 368, ये कहता है कि जो भारत का संविधान है इसमें संशोधन किया जा सकता है, इसमें संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है और इसी के तहत भारत के संविधान में बार बार संशोधन हुआ और संविधान में बहुत सारे बदलाव हुए और वर्तमान में ये बदलाव होते होते जो अनुच्छेदों की संख्या है अब यह 395 से बढ़कर के 465 से भी अधिक हो गई है। इसको ध्यान रखिएगा कि अब संविधान में अनुच्छेदों की संख्या जो है वो 465 से अधिक हो चुकी है। लेकिन अगर आप नंबर वाइज देखेंगे तो आज भी संविधान में कुल 395 ही अनुच्छेद हैं। अगर नंबर से देखते हैं, जैसे 1, 2, 3 ऐसे करके अगर देखते हैं तो कुल 395 ही अनुच्छेद हैं। लेकिन अगर अनुच्छेदों की संख्या की बात करें आप तो ये कुल 465 से अधिक हो चुके हैं। और जब संविधान बन करके तैयार हुआ था तो उस समय अनुसूचियां जो हैं वो 8 थीं, लेकिन संशोधन हो करके ये भी अनुसूचियां जो हैं वो अब 12 हो चुकी हैं। और जब संविधान बना था तो उस समय भाग जो है वो 22 थे और आज भी संविधान में 22 भी भाग हैं, तो भाग में इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। अनुच्छेद जो है वो 395 से 465 से भी अधिक हो चुके हैं और जो अनुसूचियां हैं वो 8 से अब 12 हो चुकी हैं। इन सारे आंकड़ों को आप ध्यान रखिएगा, ये सारे आंकड़े एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी आजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? तो भारत का कोई भी नागरिक अपनी आजीविका के लिए व्यापार कर सकता है, ऐसा अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत लिखा गया है। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 19 है इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन इसी के अंतर्गत कुल छः प्रकार के सब क्लास भी बनाए गए हैं। कौन कौन से? तो पहला है 19A और इस 19A में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता होगी। बोलने की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19A के अंतर्गत दी गई है। उसके बाद दूसरा सब क्लास है 19B और इस 19B में बताया गया है कि भारत का कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन जो है वो शांतिपूर्वक कहीं पर भी सभा कर सकता है, उसकी स्वतंत्रता दी गई है इस 19B के अंतर्गत। उसके बाद आता है 19C और इस 19C के अंतर्गत बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो भारत देश का हो तो वो भारत में संगठन बना सकता है, वो संघ बना सकता है। संघ बनाने की जो शक्ति है वो 19C के अंतर्गत दी गई है। उसके बाद जो सब क्लास 19D है इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वो देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन कर सकता है, उसको आने जाने का अधिकार है। ये 19D के अंतर्गत बात कही गई है। तो ध्यान रखिएगा कि आवागमन का जो अधिकार है वो 19D के अंतर्गत दिया गया है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद आता है सब क्लास 19E और इस 19E में बताया गया है कि भारत देश का कोई भी नागरिक भारत देश में कहीं पर भी जा कर के बस सकता है, उसको बसने की स्वतंत्रता जो है वो 19E के अंतर्गत दी गई है। उसके बाद जो 19F है, सब क्लास जो 19F है इसमें संपत्ति का अधिकार दिया गया था। संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता दी गई थी 19F के अंतर्गत। लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको यहाँ से निकाल दिया गया। जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 ईस्वी में, उस समय इसको यहाँ से निकाल करके अनुच्छेद 300A के अंतर्गत इसको शामिल करके जो संपत्ति का अधिकार है उसको लीगल अधिकार बना दिया गया था। इसलिए इस समय फिलहाल में जो 19F है ये संविधान में नहीं है, इसको संविधान से हटा दिया गया है। उसके बाद जो अगला क्लास है वो है 19G और इस 19G में बताया गया है कि भारत का कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र में आजीविका के लिए अपना व्यापार कर सकता है, इस बात की उसको स्वतंत्रता दी गई है 19G के अंतर्गत। तो ये सारे के सारे सब क्लास जो जितने भी हैं, इन सारे के सारे सब क्लासों को आप ध्यान रखिएगा, ये बार बार एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, इसीलिए सबको एक ही जगह मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो भारतीय संविधान का जो पहला ही अनुच्छेद है इसी में बताया गया है कि भारत दैट इज इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऐसा बात जो है अनुच्छेद 1 के अंतर्गत बताया गया है, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा।
हमारे संविधान का जो भाग 1 है, जो संविधान का भाग 1 है, इसमें भारत का संगठन कैसे होगा, भारत के राज्य क्षेत्र कैसे होंगे, इसके बारे में बात की गई है। और इसी का जो पहला अनुच्छेद है ये कहता है कि जो भारत देश है ये राज्यों का संघ होगा। और इसका जो अनुच्छेद 2 है ये बताता है कि भारत में किसी भी नए राज्य को शामिल करना हो या कोई भी नया राज्य बनाना हो, इसके बारे में नियम जो है वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत बताए गए हैं। इसके बाद जो अनुच्छेद 3 है ये बताता है कि भारत की सीमाएं कहाँ कहाँ पर होंगी, कैसे कैसे होंगी, उसमें परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बताया गया है। तो ये तीनों के तीनों अनुच्छेद जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है? तो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 239 है इस प्रकार की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करता है, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। जो राष्ट्रपति है वो राज्यों के लिए राज्यपाल की नियुक्ति करता है, राज्यों के लिए राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और जो यूटी हैं, केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं, उसके लिए उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है। जो राज्यपाल होता है इसके पास कोई शक्ति नहीं होती है, ये सारी शक्तियों का उपयोग जो है वो मंत्रिमंडल के आदेश पर करता है। लेकिन जो उपराज्यपाल होता है यह एक प्रशासक होता है यूटी का, और इसके पास खुद की शक्तियाँ कुछ होती हैं, कुछ डिसीजन लेने का इसके पास खुद का अधिकार होता है, जो कि यूटी में नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? तो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 18 है ये उपाधियों का अंत करता है, इसलिए जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही होगा। हमारे संविधान का जो भाग 3 है, जो भाग 3 है इसमें भारत के नागरिकों को कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं, और इसी में से एक मूल अधिकार है समानता का अधिकार। और समानता के अधिकार के अंतर्गत ही अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया है। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो राजा महाराजा थे वो उपाधियाँ धारण करते थे, जैसे कि जो शिवाजी थे इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। तो अगर कोई भी व्यक्ति कोई उपाधि लेता है तो फिर समानता कैसे रह जाती है, कोई व्यक्ति बड़ा हो गया, कोई व्यक्ति छोटा हो गया। इसीलिए अनुच्छेद 18 के तहत इन सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया। लेकिन इस अनुच्छेद 18 से 2 लोगों को छूट दी गई है। एक तो ऐसे व्यक्ति जो शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई काम कर रहे हैं उनको उपाधि दी जा सकती है अनुच्छेद 18 के तहत, इसको लिए प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। और अगर कोई भी व्यक्ति सेना में काम कर रहा है, कोई भी व्यक्ति सेना में कोई विशेष काम कर रहा है तो उसको भी उपाधि दी जा सकती है, उसके लिए भी अनुच्छेद 18 जो है वो प्रतिबंधित नहीं करता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इसी समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत को खत्म किया गया है, क्योंकि अगर छुआछूत भी समाज में रहेगी तो समानता का अधिकार सबको नहीं मिल पाएगा, इसीलिए छुआछूत को अनुच्छेद 17 के अंतर्गत खत्म किया गया है। और इसी समानता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 16 भी आता है, और इसमें सभी व्यक्तियों को लोक नियोजन के अवसर में समानता देने की बात की गई है। अर्थात जितने भी सरकारी पद हैं उसके लिए सभी व्यक्ति को समान अवसर होंगे, तभी तो समानता का अधिकार सबको मिल पाएगा। इसीलिए अनुच्छेद 16 भी इसी के अंतर्गत जोड़ा गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक किससे संबंधित है? तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक जितने भी अनुच्छेद हैं ये सारे के सारे धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। हमारा संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान करता है, और इसी में से एक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और इसके तहत कुल 4 अनुच्छेद दिए गए हैं। कौन कौन से? तो अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक इसमें कुल 4 अनुच्छेद दिए गए हैं। और इन अनुच्छेदों में क्या बताया गया है? तो जो सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 25, ये कहता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है कि वह जिस भी धर्म को चाहे वो मान सकता है, उसके अनुसार आचरण कर सकता है। ये बात जो है वो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत बताई गई है। उसके बाद जो अनुच्छेद 26 है ये कहता है कि धार्मिक मामले में हर एक व्यक्ति स्वतंत्र होगा, धर्म से संबंधित जितने भी प्रबंधन उसको करने हैं वो कर सकता है, इसकी आज़ादी अनुच्छेद 26 के अंतर्गत उसको दी गई है।
उसके बाद जो अनुच्छेद 27 है ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को या जिस भी धर्म को वो मानता है उसका वो प्रचार प्रसार कर सकता है। इसमें कोई भी बाधा नहीं उत्पन्न की जा सकती है, ये उसका अधिकार होगा, वो जिस भी धर्म का चाहे वो प्रचार प्रसार कर सकता है। ऐसा अनुच्छेद 27 के अंतर्गत लिखा गया है। और इसका जो अनुच्छेद 28 है इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिस भी धर्म को मानता है उसके शिक्षा का वो प्रचार प्रसार कर सकता है। ऐसा अनुच्छेद 28 के अंतर्गत उसको अधिकार दिया गया है। तो इन सारे अधिकारों को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है इसकी बात अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में की गई है। जो अनुच्छेद 23 है ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति का व्यापार नहीं किया जा सकता, दैहिक व्यापार नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ये बताया गया है। और जो अनुच्छेद 24 है ये कहता है कि किसी भी बच्चे से जो कि 13 साल से कम आयु का है उससे किसी भी कारखाने में या जोखिम भरा जो काम होता है वो नहीं करवाया जा सकता। ऐसा अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बताया गया है। और जो ऑप्शन ए में दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी एक मूल अधिकार है और इसके लिए अनुच्छेद है अनुच्छेद 32 से लेकर के 35 तक। इसमें जो मूल अधिकार हैं, जो संविधान के द्वारा दिए गए मूल अधिकार हैं, इसका संरक्षण सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत अनुच्छेद 32 से लेकर के 35 के अंतर्गत किया गया है। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? तो राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति होती है उसका उल्लेख अनुच्छेद 161 के अंतर्गत किया गया है। इसलिए जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही होगा। इसी तरीके से जो राष्ट्रपति है उसके लिए क्षमादान की शक्ति कहाँ पर दी गई है, क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किया गया है। अर्थात जो क्षमादान की शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत आती है और जो राज्यपाल होता है उसके पास अनुच्छेद 161 के तहत आती है। लेकिन एक बात आप और याद रखिएगा कि जो मृत्यु दंड की जो सज़ा होती है उसको केवल और केवल राष्ट्रपति इसको समाप्त कर सकता है। इसका अधिकार जो है राज्यपाल के पास में नहीं है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मृत्यु दंड के मामले में केवल और केवल राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकता है, इसके अलावा भारत में कोई भी क्षमा इसको नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा या सजा के मामले में क्षमा करने का अधिकार देता है? तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति को क्षमा करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 72 के तहत दिया गया है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत दिया गया है और राष्ट्रपति को 72 के तहत दिया गया है। और ये जो क्षमादान की शक्ति है इसमें क्या होता है कि कोई कोर्ट ने अगर किसी भी व्यक्ति को सज़ा दे दी है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसकी सज़ा को वो माफ़ कर सकता है, समाप्त कर सकता है, या वो चाहे तो उसकी सज़ा को कम भी कर सकता है, या उसकी सज़ा जो है उसकी प्रकृति को भी बदल सकता है। जो चाहे वो राष्ट्रपति कर सकता है। ऐसा अधिकार अनुच्छेद 72 के तहत दिया गया है। और इसी अनुच्छेद 72 के तहत ही दिया गया है कि राष्ट्रपति चाहे तो वो मृत्यु दंड की भी सज़ा को वो समाप्त कर सकता है, इसको भी ख़त्म कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो राज्यपाल है वो मृत्यु दंड की सज़ा को समाप्त नहीं कर सकता है, ये अधिकार राज्यपाल को नहीं प्राप्त है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? तो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 76 है, 76 है, ये कहता है कि राष्ट्रपति भारत सरकार के लिए एक महान न्यायवादी की नियुक्ति करेगा। इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो महान न्यायवादी होता है इसकी नियुक्ति की जाती है और इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो राष्ट्रपति है ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसी भी व्यक्ति को महान न्यायवादी नियुक्त करता है। और महान न्यायवादी नियुक्त किए जाने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो जिस भी व्यक्ति को महान न्यायवादी नियुक्त किया जाता है उसकी सुप्रीम कोर्ट का जज जो बनने की योग्यता उसके पास होनी चाहिए, तभी उसको महान न्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। और इसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल राष्ट्रपति की मर्जी पर डिपेंड करता है। जब राष्ट्रपति का मन होगा इसको हटा देगा, जब चाहेगा तब इसको नियुक्त कर लेगा। ये पूरी तरह से राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 6 में कौन से अनुच्छेद राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है?
तो हमारे संविधान का जो भाग 6 में अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं, ये सारे के सारे अनुच्छेद राज्य की विधायिका से संबंधित हैं। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। इस अनुच्छेद में अनुच्छेद 168 से लेकर के 112 के बीच में पूरी व्याख्या की गई है कि जो राज्य में विधायिका होती है उसका गठन कैसे किया जाएगा, उसके अधिकारी किस प्रकार से नियुक्त किए जाएंगे, उसके विशेषाधिकार क्या होंगे, उसकी शक्तियाँ क्या होंगी, ये सारी बातें जो हैं वो इसी के अंतर्गत की गई हैं, भाग 5 के अंतर्गत। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार से 2 अनुच्छेद हैं और वो अनुच्छेद नंबर 23 और अनुच्छेद नंबर 24 हैं। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। हमारे भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं, 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं और इसी में से एक अधिकार होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसमें कुल 2 अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुच्छेद नंबर 23 और अनुच्छेद नंबर 24। जो अनुच्छेद 23 है इसमें मानव व्यापार को प्रतिबंधित किया गया है और बलपूर्वक श्रम को इसमें प्रतिबंधित किया गया है। अर्थात किसी भी व्यक्ति का जो है वो व्यापार नहीं किया जा सकता, व्यक्तियों की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती है और किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक श्रम नहीं करवाया जा सकता। इसका प्रतिबंध जो है वो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत लगाया गया है। और जो अनुच्छेद 24 है ये कहता है कि कोई भी बच्चा जो कि 14 वर्ष से कम आयु का है उससे कोई भी आप जोखिम भरे काम नहीं करवा सकते हैं, जैसे कि उससे आप खदान में काम नहीं करवा सकते हैं। इस पर प्रतिबंध जो है वो अनुच्छेद 24 के तहत लगाया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? तो जो राज्य सरकार की कार्यकारिणी जो होती है, मतलब कि जो कार्यपालिका होती है राज्य सरकार की, इसकी व्याख्या अनुच्छेद नंबर 153 से लेकर के 167 के बीच में की गई है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। और जो राज्य सरकार की जो विधायिका होती है राज्य सरकार की, इसकी व्याख्या किस में किया गया है? तो इसकी व्याख्या जो है वो अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 के अंतर्गत की गई है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिया गया है। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। हमारे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं और इसी में से एक होता है समानता का अधिकार। और इस समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद जो है वो 14 से लेकर के 18 तक हैं। और इसका जो पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 14, ये कहता है कि विधि के समक्ष हर एक व्यक्ति जो है वो समान होगा। अर्थात कानून के समक्ष कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी पद पर हो, हर एक व्यक्ति जो है वो कानून के समक्ष समान होगा, ऐसा अनुच्छेद 14 में बताया गया है। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण प्रदान करता है? तो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 22 है ये कुछ दशाओं में संरक्षण प्रदान करता है गिरफ्तारी से लेकर के। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 22 है ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है और ये कहता है कि आप स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर आपने कोई गलती की है तो उसके लिए आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन गिरफ्तार करने के लिए जो भी व्यक्ति आएगा गिरफ्तार करने, उसको लिखित रूप में बताना होगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके संबंध में संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। और ये जो अनुच्छेद 22 है ये किस प्रकार के अधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसके लिए अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक हैं और जो अनुच्छेद 22 है ये गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है? तो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 63 है ये कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति जो है हमारे देश में होता है और इसका चुनाव किया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के तौर पर इसके पास कोई भी काम नहीं होता है। ये जो है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है।
क्या करता है, तो ये जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है उपराष्ट्रपति। और जब भी राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो एज ए राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति कार्य करता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 29 है ये अल्पसंख्यक वर्ग के हितों से संबंधित है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये सही होगा। ये जो अनुच्छेद 29 है इसमें अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार दिया गया है कि वो चाहें तो अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को वो संरक्षित कर सकते हैं। इसका अधिकार उन्हें अनुच्छेद 29 के तहत दिया गया है। अच्छा, ये किस प्रकार का अधिकार है? तो ये जो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत ये अधिकार दिया जाता है और इसके लिए 2 अनुच्छेद बनाए गए हैं, अनुच्छेद नंबर 29 और अनुच्छेद नंबर 30। ये 2 अनुच्छेद जो हैं वो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो है वो प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 76 है ये कहता है कि भारत का एक महान न्यायवादी होगा, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो महान न्यायवादी होता है ये भारत सरकार का पहला विधिक अधिकारी होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये पहला विधिक अधिकारी होता है और इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है और इसको संसद में, इसको जो है वो संसद में भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन ये वोटिंग नहीं करता है, वहाँ पर इसको बोलने का अधिकार होता है महान न्यायवादी जो होता है। और इसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति की मर्जी पर डिपेंड करता है। जब राष्ट्रपति चाहेगा इसको हटा देगा और जब चाहेगा वो नियुक्त कर देगा, वो राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? तो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 74 है ये मंत्रिपरिषद की भूमिका और जिम्मेदारी के बारे में बात करता है, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 52 है ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और जो राष्ट्रपति होता है उसी में संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है और इसी राष्ट्रपति को सजेस्ट करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है और जो मंत्रिपरिषद होता है इसी के बारे में अनुच्छेद 74 के अंतर्गत बात की गई है। और ये जो मंत्रिपरिषद होता है यह लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से उत्तरदायी होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये कई बार पूछा जा चुका है कि जो मंत्रिपरिषद होता है वो संयुक्त रूप से